बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने CBS न्यूज़ की उस रिपोर्ट को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है जिसमें नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से गुमराहकुन और सनसनीखेज दावे किए गए थे। दफ्तर खारजा ने कहा है कि इस नौयत की कयासाराइयों पर मबनी बयानियां बज़ाहिर खित्ते में इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के लिए घड़ा गया है। बयान में कहा गया है कि जंगबंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के दौरान ईरान और अमेरिका से मुताद्दिद तैयारे पाकिस्तान पहुंचे ताकि मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता सफारती अमले, सिक्योरिटी टीम्स और इंतजामी स्टाफ की नकलो हरकत को सहूलत फराहम की जा सके। बाज़ तैयारे और मुआविन अमला आइंदा मुमकिना मुज़ाकराती अदवार के तवक्को में आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहा। वज़ारत खारजा की जानिब से मज़ीद कहा गया है, अगरचे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात अभी दोबारा शुरू नहीं हुए, ताहम आला सतह पर सफारती रवाबित मुसलसल जारी रहे हैं। इसी तनाजुर में ईरानी वज़ीर खारजा के इस्लामाबाद के दौरों को मौजूदा इंतजामी और लॉजिस्टिक सहूलियात के तहत मुमकिन बनाया गया है। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारे जंगबंदी के दौरान आए थे और उनका किसी फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसके बरक्स दावे महज कयासाराइयां गुमराहकुन और हकाइक से मुकम्मल तौर पर आ रही हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा एक गैर जानिबदार, तामीरी और जिम्मेदार सहूलतकार के तौर पर मुकालमे और कशीदगी में कमी की हिमायत की है। इसी किरदार के तहत पाकिस्तान ने जहां जरूरत पेश आई मामूल के मुताबिक इंतजामी और लॉजिस्टिक ताउन फराहम किया है। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से जंगबंदी वेंटिलेटर पे है। अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम के दोबारा आगाज का हतमी फैसला नहीं किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की नई तजवीज़ अहमकाना करार दे दी। मुस्तकिल जंग बंदी के लिए तेहरान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, ईरान से मुआहिदा करना मुमकिन है, मुआहिदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया, सख्त गिर क़यादत को झुकने पर मजबूर करूंगा। ईरान ने खित्ते में जोहरी हथियार ना बनाने का जिक्र नहीं किया, एटमी मवाद हमारे हवाले करने का इरादा रखता है। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के पास जोहरी मवाद मलबे से निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं, मुआहिदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। ईरान की नाकाबंदी अजीम मिलिट्री मंसूबा है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन के सदर आबनाए हुर्मुज़ मसले के हल में मदद करना चाहते हैं। चीनी सदर से ईरान, ताइवान और रूस के हवाले से भी बात होगी। ताइवान को अमरीकी हथियारों की फ़रोख्त पर भी बात करूंगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा है कि ईरानी अवाम के हकूक़ को तस्लीम किए बगैर किसी भी मुआहदे तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि ईरान के 14 निकाती मंसूबे में बयान किया गया है कि अवामी हकूक़ को कबूल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। बाकिर कालीबाफ ने कहा है कि उसके अलावा इख्तियार किया जाने वाला कोई भी तरीका मुकम्मल तौर पर बेनतीजा साबित होगा और सिर्फ एक के बाद दूसरी नाकामी का सबब बनेगा। ईरानी स्पीकर ने अमेरिका को तनबीह करते हुए कहा है कि जितना ज्यादा वक्त जाया किया जाएगा उसकी कीमत अमरीकी टैक्स दहिंदगान को अदा करना पड़ेगी। अमरीकी महकमा दफा पेंटागन ने ऐलान किया है कि अमरीकी बहरिया की जोहरी मिसाइल से लैस आबदूस जिब्राल्टर पहुंच गई। अमरीकी महकमा दफा पेंटागन का कहना है कि इस आबदूस को अमरीका के इंतहाई खुफिया फौजी सासों में शुमार किया जाता है। अमरीकी बहरिया के मुताबिक जिब्राल्टर पहुंचने वाली आबदूस ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल आबदूस है, जिसे बोमर भी कहा जाता है। महकमा दफा ने मजीद बताया कि ये सैटेलाइट फॉर्म जोहरी वॉरहेड ले जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। ये इकदाम नेटो इत्तेहादियों के साथ मुसलसल वाबस्तगी का मुजाहिरा है। और उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान अमेरिका तनाज़ा खत्म करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया है। UN सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल में कहा है, पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहते हैं। फरहान हक का मजीद कहना है, अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो नताइज तबाहकुन होंगे। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान अमेरिका तनाज़ा खत्म करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया है। UN सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहते हैं। फरहान हक का मजीद कहना है, अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो नताइज तबाहकुन होंगे।
वफाकी बजट 2026-27 की तैयारी के लिए आर्मी मालियाती फंड का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक माशी टीम का वफ्द के साथ बजट तैयारी का मरहला 20 मई तक जारी रहेगा। IMF वफ्द के साथ बजट बारे मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ 13 मई से होगा। वफ्द के साथ नए बजट के लिए टैक्स रेवेन्यू अहदाफ इक़दाम बारे बातचीत होगी। तरक्याती अखराजात बारे बातचीत 26-27 की तजवीज़ तैयार कर ली जाएंगी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ माली नज़्म-ओ-ज़ब्त बेहतर बनाने के लिए इक़दाम पर भी बात होगी। हुकूमती अखराजात और बजट में हम आहंगी के लिए इक़दाम बारे तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी बजट 2026-27 की तैयारी के लिए आर्मी मालियाती फंड का वफद आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक माशी टीम के वफद के साथ बजट तैयारी का मरहला 20 मई तक जारी रहेगा। IMF के साथ बजट बारे मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ 13 मई से होगा। वफद के साथ नए बजट के लिए टैक्स रेवेन्यू अहदाफ इक़दाम बारे बातचीत होगी। तरक्याती अखराजात बारे बजट 2026-27 की तजावीज़ तैयार की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ माली नज़्म-ओ-ज़ब्त बेहतर बनाने के लिए इक़दाम पर भी बातचीत होगी। हुकूमती अखराजात और बजट में हम आहंगी के लिए इक़दाम बारे तजावीज़ भी ज़ेरे गौर आएंगी। जी, हुकूमती अखराजात और बजट में हम आहंगी के लिए इक़दाम बारे तजवीज़ पर भी बातचीत होगी। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि फतह तब मिली जब मिली क़यादत ने फजर से पहले 2 नवाफिल अदा करके फैसला किया। दुश्मन रात के अंधेरे में हमला आवर हुआ तो दिन की रोशनी में चंद घंटे में शिकस्त दे दी गई। मोदी कहता राफेल आने दो, तबाही मचा दूंगा, तो उनको खाक चिटा दी। ट्रंप ने मोदी के 11 राफेल तैयारे गिराने का ऐलान किया। राफेल वालों का फेल जैसा हशर होगा। कुछ लोग मजहबी तासुब पर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहिर महमूद ने मजीद कहा है कि माह रमजान में हालात को खराब करने की कोशिश की गई तो डॉक्टर ताहिर उल कादरी ने अपना कलीदी किरदार अदा किया। मजहबी तबके में शौर हुआ। अगर अपने दरमियान बयान महसूस हो जाए तो फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसका जिक्र किया है अभी गंडापुर साहब ने कि से पहले एक शेखुल हदीस जिसके लाखों शागिर्द हैं, जिसका मिशन ही अमन है, जो किसी का दुश्मन ही नहीं है, काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह पढ़ता पढ़ाता है, वो पाकिस्तान की बात करता है, वो अमन की बात करता है, वो सिपह सलार की बात करता है, उसको शहीद कर दिया जाता है। कल बन्नू में, आज लकी मरवत में एक खून की होली खेली गई है। हम अपनी रियासत से भी कहना चाहते हैं, हम आपके साथ ताउन में कुरान के उस हुक्म की हद तक आपके साथ होंगे। व तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। बेशक आप खड़े हुए हैं, आपने फैसला किया कि पाकिस्तान और मुसलमान बन के सोचना है, हम आपके साथ खड़े हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में सराय नौरंग बाजार में धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक सराय नौरंग बाजार धमाके में 7 अफराद शहीद जबकि 18 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। शोहदा में 2 ट्रैफिक एहलकार भी शामिल हैं। जख्मियों को सराय नौरंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है जबकि जख्मियों में एक खातून और बच्चे भी शामिल हैं। अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत में सराय नौरंग बाजार में धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक सराय नौरंग बाजार धमाके में 7 अफराद शहीद जबकि 18 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। शोहदा में 2 ट्रैफिक एहलकार भी शामिल हैं। नौशहरा के इलाके मियाँ ईसा में रास्ते पर बाड़ लगाने के तनाज़े ने खून रेज तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ली है। फायरिंग के तबादले में दोनों फरीकैन के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में एक फरीक के 4 भाई जाहिक, वाहिद, साले, मोहम्मद अली शामिल हैं जबकि दूसरे फरीक से जरगून शाह और उनके 2 बेटे माजिद और जहूर जाँ बहक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही भारी नफरी मौका पर पहुंच गई है और तमाम लाशों को
DHQ अस्पताल काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक मकतूल 4 भाई अपने घर के सामने वार्ड लगा रहे थे कि इसी दौरान जरगुन शाह और उनके बेटों माजिद और जहूर के साथ तल्ख कलामी हुई, जो देखते ही देखते मुसल्लह तसादुम में तब्दील हो गई। फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जान से चले गए। पुलिस का कहना है वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका है, जबकि मामले की मज़ीद तफ्तीश जारी है। आगे चलें और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, इजलास की सदारत की। ज़ेर तमीर कसीरुल मंजिला हॉस्टल के जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने हॉस्टल में कायम मॉडल रूम का भी मुआयना किया। मॉडल रूम को मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत और एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मनसूबे 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क देते वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां बरस से अफसरान की एलीट ट्रेनिंग सूबों की बजाय NPA में करवाई जाएगी। IT सहूलियात से आरास्ता जदीद ट्रेनिंग के लिए 3 नए क्लासरूम्स बनाने का फैसला करते मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि प्रमोशनल कोर्सेज को जदीद खतूत पर अस्तवार करने और सर्विस डिलीवरी पर फोकस किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी अव्वलीन तरजीह ख़वातीन के लिए एक महफूज पंजाब बनाना है, जहां हर खातून बिला खौफ व ख़तर, एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ के साथ घर से बाहर निकल सके और उसे किसी किस्म की हरासानी या बदसलूकी का सामना ना करना पड़े। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला का ताल्लुक भी इसी तालीमी इदारे से होना उनके लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने कहा है कि कभी ये नहीं सोचा था कि वो सियासत में आएंगी, ताहम वक्त के साथ हालात ने उन्हें इस मैदान में आने का मौका दिया है। मरियम नवाज ने कहा, चंद साल कबल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में खवातीन फ्रंट लाइन सियासत में कम दिखाई देती थीं, मगर आज सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और वो खुद इस तब्दीली की एक मिसाल हैं। मरियम औरंगजेब, अस्मा बुखारी समेत मुतादिद खवातीन सियासत और हुकूमती अमूर में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं, जबकि सूबे के कई अहम इदारों की सरबराही भी खवातीन के पास है। What an absolute honor, what an absolute pleasure it is to be here today. मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, कभी होनहार स्कॉलरशिप्स के फंक्शंस में, कभी लैपटॉप्स के फंक्शंस में, कभी वैसे बच्चों से मिलने। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आप सबको कि आज जो फीलिंग मुझे यहाँ आके हुई, वो फीलिंग मुझे आज तक कभी नहीं हुई। और ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। बहुत पुरानी बात लगती अब तो। 1989 एंड 90 आई वाज हियर। मैं FSC कर रही थी यहाँ से। उसके बाद मैं चली गई मेडिकल में। माय मदर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, लेकिन आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। तो अपनी वालदा के कहने पे मैं चली तो गई, लेकिन साल बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुमने जो करना है तुम वो करो। फिर मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। आप सबको मुझे अच्छी तरह इल्म है कि आप लोग बहुत सारी मुश्किलात, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के साथ, चैलेंजेस के साथ डील करके आज यहाँ तक पहुँचे हो। मुझे अच्छी तरह पता है किसी को सोशल चैलेंजेस का सामना होगा, किसी को फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना होगा। अभी आपको बराह रास्त दिए चलेंगे जहां पर विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। परसों कर देंगे। मैंने DPO अटक की ड्यूटी लगाई अपने DS के साथ, वो दोनों मिलके आपस में कोऑर्डिनेशन से, क्योंकि आप देखिए कितनी कीमती जानें बचाई गई हैं। हमारे वहाँ चेक पोस्ट के ऊपर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और रूटीन में मौजूद होते हैं। इसके साथ वहाँ मैंने पूछा बिल्डिंग्स हैं, मस्जिद है, मस्जिद के अंदर वो घुस जाता, बिल्डिंग्स के अंदर वो घुस जाता, वहीं के लिए आया था। ये तो अल्लाह के बाद अगर किसी ने उसको रोका है तो वो लियाकत अली था। थैंक यू सो मच।
آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ 80 لاکھ کے چیک شہداء کے خاندان کو تقسیم کیے گئے ہیں. آگے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب کابینہ کے حالیہ اجلاس میں بڑے عوامی مفاد کے فیصلے کیے گئے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہر اجلاس میں عوامی فلاح کو ترجیح دی ہے. اپنے بیان میں عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پنجاب حکومت نے اپنی انشورنس کمپنی کے قیام کی منظوری دے دی، جس کے تحت پنجاب کے سرکاری ملازمین اور عام شہریوں کو انشورنس سہولت فراہم کی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ پنجاب کابینہ کے کچے کے علاقے میں کامیاب آپریشن پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، جبکہ پہلی مرتبہ کچے کی ترقی کے لیے 23 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا ہے. عظمیٰ بخاری کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت کچے کے علاقے کے لوگوں کو ترجیح دینے کی ہدایت کی ہے. اس اسکیم میں اب تک 2 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی، جبکہ 30,000 لائٹس کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ مریم نواز پنجاب کے کسانوں کو خود سرپرست ہیں اور حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت بلوچستان ٹیکنیکل ایجوکیشنل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی بورڈ کا 10واں اجلاس ہوا ہے. مشیر برائے محنت اور افرادی قوت سردار غلام رسول عمرانی، چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان سمیت متعلقہ حکام نے شرکت کی ہے. ادارہ جاتی اصلاحات، کارکردگی، مالی نظم و ضبط اور سالانہ مالی امور سے متعلق ایجنڈا نکات نے منظوری دی ہے. بلوچستان ٹیکنیکل ایجوکیشنل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کو فعال، مؤثر اور دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے. صوبے کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مارکیٹ بیسڈ ٹریننگ پروگرامز متعارف کرانے پر اتفاق کیا گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ادارہ جاتی اصلاحات کے ذریعے فنی تربیت کے اداروں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں گے. رکن قومی اسمبلی نوابزادہ جمال رجسانی نے کہا ہے کہ بلوچستان سمیت کوئٹہ میں امن و ایمان کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات جاری ہیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں بیورو چیف محمد اکرم سے، جو اس وقت این.اے. جمال رجسانی کے ساتھ موجود ہیں. جی اکرم، بتائیے گا. جی بالکل، جس طرح سے حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان کا جو ویژن ہے اس کے مطابق خصوصاً بلوچستان کے جو نوجوان سپوت ہیں نوابزادہ جمال خان رجسانی، انہوں نے وفاق میں جا کر بلوچستان کے حق کی، عوام کی بھرپور طریقے سے آواز بلند کی. میں اس وقت موجود ہوں ان کے مہمان خانے پر. آئے ان سے جانتے ہیں کہ بلوچستان کی آواز کو کس طرح سے لے کر جو ہے چل رہے ہیں، اور خصوصاً بلوچستان میں جو امن و امان کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے ان کا کیا اسٹانس ہے. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ ڈیکڈز بیک سے چلتے آ رہے ہیں، خواہ وہ بیڈ گورننس کی شکل میں ہو، میراٹوکریسی کی شکل میں ہو، ایجوکیشن کی شکل میں ہو، ہیلتھ کی شکل میں ہو. اور اس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مسئلے ڈیکڈ سے چلتے آ رہے ہیں ان کا حل صرف ایک حل نہیں ہو سکتا، ون سلوشن نہیں ہو سکتا. ہر مسئلے کا ایک الگ الگ سلوشن ہوتا ہے. ایجوکیشن کا الگ سلوشن ہے، ہیلتھ کا الگ، کرپشن کو سے نپٹنے کا ایک الگ سلوشن ہے. ہم نے ماضی میں یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ ایک پیکج وفاق سے جب آتا ہے اور یہی بلوچستان کا سلوشن ہے اور شاید اسی سے ہی بلوچستان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں جو کہ انگریز کہتا ہے کہ یہ اسٹرکچرل وائلنس کا حصہ ہے. اسٹرکچرل وائلنس یہ ہوتا ہے کہ جب حق تلفیاں ہوتی ہیں، آپ کے لوگوں کو اس کی بیسک فیسلٹیز نہیں ملتی، تو ڈائریکٹ وائلنس میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اور کلچرل وائلنس بھی ایک پارٹ اس میں ادا کرتا ہے جو کہ ان چیزوں کو نارملائز کرتا ہے اور جسٹیفائی کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ چیزیں ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسٹرکچرل اور کلچرل وائلنس کی میں نے ذکر کی، یہ اسے کمپلیمنٹ ضرور کرتے ہیں. میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک لانگ ٹرم سلوشن ہونی چاہیے. جی بالکل، آپ نے سنا جیسے کہ نوابزادہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم سب نے مل کر بلوچستان خصوصاً پاکستان میں امن و امان کے معاملات کو لے کر چلنا ہے تو ریاست کے معاملات کو بھی دیکھنا ہوگا. نوابزادہ صاحب
बलूचिस्तान से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और जिस तरीके से वो बलूचिस्तान की आवाज़ विफाक में उठा रहे हैं वो अपनी मिसाल आप है। जी अब आपको बरह रास्त लिए चलेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लेकिन आई के साथ भी उसमें से देखा जा सकता है कि कोई कैसे तस्वर करता है, किसी जगह की जरूरत नहीं है, वहां पर कैसे पहुंचे नहीं जा सकते, वेरी डीप इनसाइड इंडिया कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब भी उनकी इंटेलिजेंस फेल होगी, इस सवाल का जवाब नहीं। तो फिर क्या ये मिलिशियस कैंपेन थी जिसके बुनियाद पे उन्होंने की, और पाकिस्तान ने बड़ी शानदार सफारतकारी के साथ अपने मुकदमे को पेश किया जिसे दुनिया ने तस्लीम किया, सारे वेस्ट ने तस्लीम किया, जीसीसी ममालिक ने तस्लीम किया, तुर्की, चाइना, ईरान ने तस्लीम किया, सारी दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ माना और ये बांटते हुए कि हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ ये एक्ट ऑफ रिलेशन ये माना था। और फिर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ जो कि अब जंग आपने शुरू की है, खत्म हम करेंगे, तो दूसरी तरफ टॉल ट्रेन समझ मैं ये बात बार बार करता हूँ, हर जगह कर रहा हूँ। कभी हमने देखा है रूस यूक्रेन की जंग में, देखा है अमेरिका और ईरान इसराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में, देखा है उससे पहले भी कई जंगों की तारीख हमारे सामने है। किस जो सबसे पहला कत्ल जंगों में होता है वो सच को, हर फरीक अपनी बढ़ाई बयान करता है, हर फरीक ये अपनी दावे करता है कि मैं जंग जीत रहा हूँ, मैं ज्यादा बेहतर हूँ, मैंने दूसरे का ज्यादा नुकसान किया। वैसे तो जंगों से डरने वाले लोग हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, मुझे इस बारूद से, इस धुएं से, इस बरसती आग से, इन गिरती लाशों से, और वो जो करोड़ों लोग जंग अजीम होम में गए, जंग अजीम अमन में गए, उससे मुझे खौफ आता है। आज की क़यादतें शायद उस तारीख की उस उम्र के हिस्से में नहीं है कि शायद जिसको उन्होंने खुद एक्सपीरियंस की हो, लेकिन these wars make me afraid, nothing। मैं अमन चाहता हूँ, मैं तजारत मलिक मोहम्मद अहमद खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे लाहौर हाई कोर्ट में असम्बलियों में अक़लियती नशिस्तें न बढ़ाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई है। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक मजीद दलाइल तलब कर लिए हैं। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने नसीब मसीह एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की है। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने कहा कि आप इस मामले पर अदालती फैसले पेश करें, आप तैयारी करके आएं और बताएं कि आपकी दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में असम्बलियों में अक़लियती नशिस्तें न बढ़ाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई है। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक मजीद दलाइल तलब कर लिए हैं। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने नसीब मसीह एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की है। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने कहा, आप इस मामले पर अदालती फैसले पेश करें, आप तैयारी करके आएं और बताएं आपकी दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि हुकूमत ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों में इजाफा किया, उन तरामीम के बावजूद अक़लियती नशिस्तों में इजाफा नहीं किया गया। अक़लियतों को उनकी आबादी के तनासुब से नशिस्तें नहीं दी गई हैं। अक़लियतों को हकूक से महरूम रखना गैर आइनी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत अक़लियतों की असम्बलियों में नशिस्तें बढ़ाने का हुक्म जारी करे। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की गई थी। तो रुक करेंगे शहर कायद का, जहां सिंध गवर्नमेंट हस्पताल न्यू कराची में स्टैंड हाई जनरेटर के नाकिस इंतजामिया बेबस हो गई। बिजली जाने से हजारों मरीज गर्मी की शिद्दत और हीट वेव के बायस निडाल हो गए। 2 घंटे गुजरने के बाद भी जनरेटर स्टार्ट ना हो सका। अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि सिंध गवर्नमेंट हस्पताल न्यू कराची में स्टैंड हाई जनरेटर के नाकिस इंतजामिया बेबस हो गई। बिजली जाने से हजारों मरीज गर्मी की शिद्दत और हीट वेव के बायस निडाल हो गए। 2 घंटे गुजरने के बाद भी जनरेटर शॉर्ट ना हो सका। अहम अपडेट है आपको बताते चलें कि सिंध गवर्नमेंट हस्पताल न्यू कराची में स्टैंड हाई जनरेटर के नाकिस इंतजामात सामने आ गए। इंतजामिया बेबस हो गई। बिजली जाने से हजारों मरीज गर्मी की शिद्दत और हीट वेव के बायस निढाल हो गए।
इसी पर जानेंगे नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली से। जी अहमद अली, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये सिंध गवर्नमेंट न्यू कराची अस्पताल है जो यूपी पे वाक़ है। यहाँ पे लाइट जाने के बाद जनरेटर का कोई निज़ाम ना होने के बायस मरीज़ जो है वो परेशान हाल दिखाई देते हैं। तकरीबन हज़ारों की तादाद में सुबह ओपीडी में, उसके अलावा 200 बिस्तरों का हॉस्पिटल है जहाँ पे इमरजेंसी भी है, लेकिन यहाँ कोई निज़ाम जो है लाइट का नहीं था। यहाँ शहरियों से हमारी बात हुई टीवी टुडे के उससे, तो उनका यही कहना था कि यहाँ पे जो है इंतहाई नाक़िस इंतज़ाम आते हैं। उसके अलावा एक्सरे मशीन है, उसके जौक दर जौक लाइन लगी हुई थी लेकिन वो भी काम नहीं कर रही थी। तकरीबन पूरे अस्पताल का निज़ाम दरम बरम हो चुका था क्योंकि जनरेटर जो है स्टैंड बाई जनरेटर का इंतज़ाम नहीं था। जनरेटर ज़रूर मौजूद था लेकिन वो नाकारा नज़र आता था। जब एमएस से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि बैटरियाँ काम नहीं कर रही, यहाँ लाइट नहीं होती, इसके बायस जनरेटर जो है वो स्टैंड बाई नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक जो है वो वहाँ लाइट नहीं थी। जी, बैटरियां काम नहीं कर रही, लाइट नहीं थी। नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली में अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आपको अहम खबर देंगे। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 की तौसीक कर दी गई है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 की तौसीक कर दी है। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद 5 पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट 2026 पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल होगा। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी के कयाम का मकसद सिनेमा और पिक्चर इंडस्ट्री में तरक्की और जिद्दत, मुकामी और बैनुल-अक़वामी प्रोडक्शंस की हौसला अफजाई करना है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 की तौसीक कर दी है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। आसिफ इकबाल चौधरी, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 में की जो तौसीक है वो कर दी है, जिसके बाद पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट 2026 पूरे सूबे में नाफिजुल अमल हो गया है। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी के क़याम का मकसद सिनेमा और मोशन पिक्चर्स इंडस्ट्री को जदीद खतूत पर इस्तवार करना और मकामी और बैनुल-अक़वामी फिल्म प्रोडक्शंस की हौसला अफजाई और सकाफती शनाख्त को फरोग देना है। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम से सूबे में सरमायाकारी बढ़ेगी और फिल्मी सनत को नई जिद्दत मिलेगी। एक्ट के तहत फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के लिए मुल्क और बैरून मुल्क तरबीती प्रोग्राम का इनकाद भी किया जाएगा ताकि फनकारों, हदायतकारों, तकनीनी जो माहिरीन है और दीगर शुबाजात के से जो ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं वो पेशा वराना महारत में इजाफा किया जा सकेगा। हुकूमत पंजाब के मुताबिक फिल्म सिटी अथॉरिटी के जरिए फिल्म और सिनेमा इंडस्ट्री के फरोग के लिए वन वंडर सहूलत फराहम की जाएगी, जबकि दही और पसमंदा इलाकों में मोबाइल, ओपन एयर और कम्युनिटी सिनेमा कायम किए जाएंगे ताकि चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की जेर सदारत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का 135वां बोर्ड इजलास हुआ है। 8 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में बोर्ड ने 1.3 अरब रुपए के हुकूमती कर्जे की वापसी की अदायगी की मंजूरी दे दी, जबकि बोर्ड ने 20 स्मॉल इंडस्ट्रियल स्ट्रीट्स में सर्वे के नतीजे में निकलने वाले 403 इजाफी प्लाट्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि पंजाब के 23 स्मॉल इंडस्ट्रियल स्ट्रीट्स में अदम दस्तयाब सहूलत की फ्राहमी का बड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। IDEEP की टीम ने दोनों कार्डिक इंस्टीट्यूट्स पर जारी पेशरफ्त के बारे में तफसीली आगाह किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा है कि जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की गई हैं। दोनों कार्डिक इंस्टीट्यूट्स में इंशाअल्लाह मरीजों को बैनुल-अक़वामी सतह की तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। पंजाब के नए कार्डिक इंस्टीट्यूट्स के लिए बेहतरीन HR लाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी के बढ़ते कदम वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन रवा माह आज़रबाईजान में होने वाले वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत करेंगे।
صوبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین سے DG بھاٹا سکندر ذیشان کی ملاقات ہوئی۔ ورلڈ اربن فورم کے دوران سرمایہ کاروں اور بین الاقوامی اداروں سے ملاقات کے شیڈول کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بلال یاسین نے کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر کم آمدن والے طبقے کے لیے حکومت پنجاب کا تاریخی فلاحی منصوبہ ہے۔ شہری وادی میں اضافے کے تناظر میں سستے اور معیاری گھروں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں 3000 لیٹر سے زائد فلور ڈرنکس کیمیکل اور ایکسپائرڈ اشیاء تلف، 4 فوڈ یونٹس پر چھاپے، جبکہ 3 یونٹ بند کر دیے گئے اور 1 کو 2 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں 3000 لیٹر سے زائد فلیور ڈرنکس کیمیکل اور ایکسپائر اشیاء طلب کر دی گئی ہیں۔ 4 فوڈ یونٹس پر چھاپے مار کر 3 یونٹ بند اور 1 کو 2 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیمز نے سندر اسٹیٹ، ملتان روڈ، سمن آباد اور کالج روڈ پر آپریشن کیا ہے۔ سرپرست اعلیٰ انجمن تاجران نیو مارکیٹ لنڈا بازار امیر موصف ٹیپو کی جانب سے 9 منتخب عہدیداروں کے اعزاز میں زہرانہ دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سرپرست اعلیٰ انجمن تاجران نیو مارکیٹ لنڈا بازار امیر موصف ٹیپو کی جانب سے 9 منتخب عہدیداروں کے اعزاز میں زہرانہ دیا گیا۔ تاجروں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے باہمی مشاورت کی گئی۔ 9 منتخب عہدیداران چیئرمین ظفر اسلم خان، صدر لالا اسلم، جنرل سیکرٹری شفیق سمیت دیگر عہدیداران کو مبارکباد دی گئی اور ان کو درپیش مسائل کے حل میں تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ زہرانے میں سینئر نائب صدر صادق زیب، نائب صدر نعیم خان، سیکرٹری طاہر خان، سیکرٹری اطلاعات عمران، خزانچی رشید خان بھی شامل تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے TV2۔